महाराष्ट्र की सियासी उथक-पटक की दौर जारी है। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी के लिए हमने खून पसीना बहाया है, इस पर कोई आसानी से डाका नहीं डाल सकता। संजय राउत ने कहा कि हमारी आज की कार्यकारिणी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कई निर्णय होंगे। ये पार्टी राज्य और देश में बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को बनाने में बाला साहब जी, उद्धव जी और सभी कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया है। इस पार्टी पर कोई आसानी से डाका नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि केवल पैसे के दम पर कोई पार्टी नहीं खरीद सकता है। अभी जो संकट है, उस संकट में हम नहीं मानते, बल्कि ये हमारे लिए पार्टी विस्तार का बहुत बड़ा मौका है। वहीं 38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा वापस लेने पर एकनाथ शिंदे के पत्र पर राउत ने कहा, आप विधायक हैं, इसलिए आपको सुरक्षा प्रदान की गई है। आपके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। अगली खबर, महाराष्ट्र में जारी घमासान को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शिवसेना की बैठक से पहले गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ डेरा जमाए बैठे एकनाथ शिंदे ने बड़ा धमाका किया। उन्होंने 38 विधायकों के समर्थन वाले पत्र जारी किया है। एकनाथ शिंदे की ओर से जारी समर्थन पत्र में 38 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इसके साथ ही शिंदे ने पत्र में दुर्भावनापूर्ण तरीके से 38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा लिए जाने की बात भी कही है। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अर्जी स्वीकार कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि इन एमएलएस को नोटिस जारी किए जा सकते हैं। अगली खबर, मुंबई में 26/11 में आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता साजिद मजीद मीर को पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक दल अदालत ने वित्त पोषण मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है। साजिद मजीद मीर 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल है। उस पर अमेरिका ने भी $50 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। मीर को सजा ऐसे समय में सुनाई गई है जब पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। पंजाब पुलिस का आतंकवाद निरोध विभाग, जो अक्सर मीडिया के ऐसे मामलों में संदिग्ध के दोषी करार दिए जाने की जानकारी देता है, उसने साजिद मजीद मीर को दोषी सिद्ध की सूचना नहीं दी। अगली खबर, लंबी बैठकों और 3 बड़े नेताओं के इनकार के बाद विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती थी। हालांकि अब खबर है कि पश्चिम बंगाल की सीपीएम इकाई के यशवंत सिन्हा के नाम पर असंतुष्ट नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि इस पद के लिए उम्मीदवार और बेहतर हो सकता था। इधर सिन्हा के मुकाबले में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं। सीपीएम की तरफ से फेसबुक पर एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया था। इसके चलते पार्टी के अंदर ही विवाद खड़ा हो गया था। बंगाल से सीपीएम के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने सिन्हा से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से मजबूत संबंधों को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पार्टी का यह सहन करना होगा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को विशेष जांच दल की ओर से दिए गए क्लीन चिट की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिस पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी को अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी, सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं बोला। बहुत मजबूत मन का आदमी ही यह स्टैंड ले सकता है। अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने पर कहा कि 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले से उतार कर सहन करता रहा और लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है, तो अब आनंद आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। अगली खबर, कोरोना महामारी का बढ़ता प्रकोप एक बार फिर से कई देशों के लिए चिंता की बात बन गया है। भारत में भी हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 15,940 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि के दौरान 20 लोगों की कोरोना के कारण जान भी चली गई है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 91,769 हो गई है। शुक्रवार की तुलना आज करीब 8% मामले कम सामने आए हैं। शुक्रवार को देश में 17,336 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले दिन यानी कि गुरुवार की तुलना 30% अलग माने जा रहे थे। देश में कोरोना के मामले शुक्रवार की तुलना आज कुछ कम आए हैं। कोरोना के मामलों में यह कमी करीब 8% है। पिछले 24 घंटों में 15,940 नए केस सामने आए हैं।
अगली खबर, कांग्रेस केरल की इकाई ने शनिवार को आरोप लगाया कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। इसे माकपा के शीर्ष नेताओं की पूरी जानकारी के साथ अंजाम दिया है। एआईसीसी महासचिव और अब गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह शीर्ष माकपा नेतृत्व की पूरी जानकारी में हुआ है। यदि नहीं तो क्या मौके पर मौजूद जिला पुलिस का शीर्ष अधिकारी महज तमाशा बना रहेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि आरएसएस की तरह माकपा गांधी को पसंद नहीं करती है और इसीलिए महात्मा गांधी की तस्वीर एसआईएफ कार्यकर्ताओं ने हटा दिया। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने इसे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कार्यालय द्वारा तैयार की गई क्लेम प्लान तैयार कर दिया है, क्योंकि वे उनके और उनके परिवार के खिलाफ विस्फोटक खुलासे के बाद सोने की तस्करी के मामले में लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। अगली खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जलालाबाद आईआईटी विस्फोट मामले में पंजाब के फिरोजपुर, फजलिका, तरनतार जिलों में 6 स्थानों पर तलाशी ली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, डीवीआर, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज सब जब्त किए गए हैं। मामला फजलिका जिले के जलालाबाद शहर में पंजाब नेशनल बैंक के पास एक बाइक में हुए विस्फोट से संबंधित है। अधिकारी के अनुसार मामले की जांच से पता चला है कि इसमें शामिल आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों और तस्करों के संपर्क में थे और उन्हें आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश को अंजाम देने के लिए भर्ती किया गया था।